मेरे को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है, और ऐसा करा तो सोनम ने क्यों करा, मेरे बच्चे को क्यों मारा, क्यों। पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है, और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा, और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। The whole SIT named it Operation Honeymoon. ऑपरेशन हनीमून। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। जी बोलता था, अब आपको सोचिए ना कि था प्रेमी कैसे बना दिया उसको सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा। 20 साल का है भैया, 10वीं का पेपर दिया, उसके पापा शांत हो गए जब से वो काम करने लगा। मेघालय का हनीमून हॉरर जब से सामने आया है तब से इसे लेकर बहस छिड़ गई है। हालांकि अभी तक जो कहानी हम जान रहे हैं वो पुलिस की तफ्तीश के आधार पर है और अभी इसमें कुछ पेच बाकी हैं, लेकिन अगर अलग अलग बिखरे तारों को जोड़ें तो इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की सोची समझी साजिश नजर आती है। पुलिस की थ्योरी कहती है कि सोनम ही कातिल है, इसलिए बातें ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि ये कोई अब इकलौता मामला नहीं रहा। ऐसे कई और केसेस हमने हाल फिलहाल में देखे हैं। कुछ दिनों पहले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मेरठ की मुस्कान ने भी अपने पति की बेरहमी से हत्या की थी या उस साजिश में वो शामिल थी। अब देश में बहस चल पड़ी है कि अगर रिश्ता पसंद नहीं तो अलग हो जाते, आखिर जान से क्यों मारा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आवाज़ अड्डा में आज हम ऐसे ही कुछ ज्वलंत सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिर रिश्तों की डोर क्यों इतनी कमज़ोर हो रही है। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट ताकि आपको पूरा संदर्भ समझ में आए। शिलोंग की खूबसूरत वादियों में हनीमून का प्लान बना। पति पत्नी हनीमून के लिए पहुंचे, लेकिन पति की ये यात्रा उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गई। जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, अब उस पर ही हत्या कराने के आरोप लग रहे हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस हनीमून हॉरर ने सबको हैरान कर दिया है। सोनम के घर वालों से लेकर राजा रघुवंशी के घर वाले तक इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। सोनम ऐसा कैसा करवा सकती, उसको भगना था तो भग सकती थी, मगर उसके आंख के सामने मरवा रही। तेरा तो पति था ना, कैसा भी था, मतलब तूने तो शादी करी थी ना उससे, तेरे को पसंद नहीं था तो पहले ही बोल देना था ना कि किसी के बेटे को अपन ऐसा कैसा मरवाते बेरहमी से। धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही छोरा चला गया। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। दोनों हनीमून के लिए पहले कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन फिर इसे बदलकर शिलोंग कर लिया। सोनम ने टिकट कराया। 22 मई को सोनम और राजा रघुवंशी शिलोंग पहुंचे। 22 मई को उनके शिलोंग में घूमने की तस्वीरें मिली। इसके बाद 23 मई की सुबह वो डबल डेकर झरना देखने गए। इस दिन ही सोनम और राजा रघुवंशी से उनके परिवार वालों का आखिरी संपर्क हुआ, क्योंकि उसके बाद उनका मोबाइल बंद आने लगा। इसके बाद 24 मई को राजा रघुवंशी के भाई ने शिलोंग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। आखिर 9 जून को यूपी के गाजीपुर में सोनम मिली और पुलिस ने इसे शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने थ्योरी दी कि सोनम ने कोई राज कुशवाहा नाम के शख्स के साथ मिलकर पति की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई है। Whether Sonam was she's ये कांड किया था 3 आदमी के साथ, and who these people were by 5th and 6th we had already ascertained, and to confirm things and plan things and all that, team had to leave on the 8th. लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर शादी के तुरंत बाद सोनम और राजा में ऐसा क्या हुआ कि राजा की हत्या हो गई। अब जांच पड़ताल से बहुत से खुलासे हो रहे हैं जिनकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। लेकिन एक थ्योरी ये सामने आई है कि सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नाम के एक शख्स के साथ था।
और वो सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम और राज के आपस में रिश्ते थे और इसीलिए उन्होंने राजा को रास्ते से हटाया। कि राज के साथ रहना था तो मेरे राजा की जिंदगी क्यों खराब करी, और इसमें उसके माँ बाप भी शामिल है ना, क्योंकि उसके माँ बाप ने क्यों शादी करवाई। जब अपनी बच्ची इस टाइप की है तो उनको नहीं करवाना था ना शादी है। तो इसमें तो उनके माँ बाप की भी गलती है ना कि किसी के बच्चे को क्यों मरवाए। उनकी लड़की को थोड़ा सा तो उनको सिखाना था कि ऐसा मत करना। राज रघुवंशी की हत्या हो या फिर इससे पहले मेरठ का मुस्कान कांड, ये अब इक्की दुक्की घटनाएं नहीं है, एक ट्रेंड सा होता दिख रहा है। ये सब डिसफंक्शनल रिलेशनशिप और मिसमैच्ड मैरिज की तरफ इशारा भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिससे शादी की, जिसके साथ साथ फेरे लिए, उसकी हत्या क्यों? सवाल ये भी है कि अगर शादी करने का मन नहीं था तो शादी क्यों की और मर्डर का प्लान क्यों किया? एक निर्दोष की हत्या क्यों? आखिर ऐसी शैतानी सोच, हैवानियत कहां से और क्यों आती है और इसका इलाज क्या है? तो ये थी पूरी कहानी जो अब तक सामने। और मैं शो की शुरुआत से पहले ही ये बात थोड़ी साफ कर दूं कि यहाँ कोई हम मीडिया ट्रायल नहीं लगाने वाले। हम यहाँ पर कोई कार्यक्रम में ये खोजबीन नहीं करेंगे कि सोनम ही कातिल है या वो कातिल है या साजिश का ये। लेकिन हम एक ज़्यादा बड़े सवाल की तरफ, ज़्यादा बड़े परिदृश्य की तरफ बात करेंगे कि समाज में, चाहे ये सोनम और राजा की कहानी है, थोड़े दिन पहले सौरभ और मुस्कान की कहानी थी, ऐसी कुछ और कहानियां हैं जो शायद उतनी चर्चा में नहीं आई। लेकिन क्या हो रहा है इस वक्त समाज के अंदर? आखिर ऐसा क्या है कि 2025 में हम ये सारी बातें कर रहे हैं, जहां हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। आज बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, जो पहले के मुकाबले तो कई ज़्यादा है। लेकिन ऐसे समय में क्या कोई किसी की शादी जानबूझ के करा रहा है, और अगर वो उसमें नहीं जाना चाहता या चाहती है तो क्या फिर वो इस हद तक जाएगा कि एक बड़ी गहरी साजिश रच के, लंबी चौड़ी प्लानिंग करके किसी की जान ही ले ली जाए? थोड़ी चीज़ें समझ से परे हैं, उतनी आसानी से गले नहीं उतरती हैं। तो इसी को समझने की कोशिश होगी कि ऐसा क्या बदल गया है, ऐसा क्या हो रहा है, मानसिकता किस स्तर पे क्या चेंज आया, क्यों इतने एक्सट्रीम फैसले लोग अब लेने लग गए हैं। और ख़ास तौर पे चाहे मुस्कान का नाम आए, चाहे इस पूरी कहानी में सोनम का नाम आए, जैसे कि सब षड्यंत्रकर्ता, तो महिलाओं का ये बदलता स्वरूप ये भी एक सवाल उठाता है। ऐसे मामले भले ही कम हैं, इक्के दुक्के हैं, लेकिन फिर भी। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में हैं वरिष्ठ वकील और महिला कार्यकर्ता आभा सिंह जी, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी ज्वाइन करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका भारद्वाज हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली बत्रा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आज एक डॉक्टर हमारे साथ हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सबसे पहले मैं दीपाली जी आपके पास ही आता हूँ। ये जो पूरी कहानी है ये क्या बताती है? एक लड़की जिसका अगर हम मान लें, क्योंकि अभी चीज़ें अंडर ट्रायल हैं, तो हम जो कहानी हमारे सामने उसी के हिसाब से चलते हैं कि उसे किसी लड़के से प्रेम है जो कि उसी के घर की फैक्ट्री या जो भी है उसमें काम करता है, और फिर उसकी एक जगह शादी करा दी जाती है, वो शादी कर भी लेती है। फिर वो उस लड़के के साथ मिलके एक बड़ा षड्यंत्र बनाती है जो इतना हम देख रहे हैं, और फिर उसकी हत्या करा देती है अपने पति की हनीमून पे। एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको इसमें क्या नजर आता है? देखिए, मुझे मतलब मैं बहुत ब्रीफली तो इसको नहीं बता पाऊंगी, बट इसमें एक एक्सट्रीम इमोशनल टर्मोइल नजर आता है कि एक पर्सन ने मे बी अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी कि ये शादी हो या ना हो, और वो अपने लिए एक रास्ता ढूंढ रहा था। हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ बीइंग अनहर्ड, बिल्कुल अकेला पड़ जाना, कोई रास्ता ना मिलना, हेल्पलेस हो जाना, और फिर कहीं से ये सोच लेना कि इसके लिए एक रास्ता है और इस रास्ते से मैं इस जंजाल से बाहर आ जाऊंगी। समहाउ ये एक प्लान्ड प्रोसेस है। जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो यही एक रास्ता बचा है, और इसमें जो भी किया गया उस गिल्ट को अपने जस्टिफिकेशन से हटा दिया गया कि इसमें मुझे कोई गिल्ट नहीं फील करना है, क्योंकि मुझे मेरी पसंद का पर्सन चाहिए, या जो गोल मेरा है मुझे वो अचीव करना है। सो मुझे अब कुछ भी करके इस पर्सन को रास्ते से हटाना है। वो एक कांस्टेंट थॉट से आई थिंक गुजर रहे थे,
और उस कांस्टेंट थॉट में ही जब कोई और रास्ता शायद नजर नहीं आया तो उनको यही रास्ता सही लगा, जिसमें एक पर्सन इस रास्ते पे जाने के कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचता ही नहीं है, या उनको ये लगता है कि वो इतने इंटेलिजेंट हैं या इतने स्मार्ट हैं कि वो इससे बच जाएंगे और अपनी जो मनचाहा गोल है उसको अचीव कर लेंगे। सो आई थिंक वो एक एक्सट्रीम इमोशनल टर्मोइल से शुरू होकर फिर एक ग्रेजुअल कॉन्फिडेंस के स्टेट में पहुंची, जहां पे उन्होंने ऑलरेडी ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्लान कर लिया। हालांकि डॉक्टर साहब हम सोनम को इतना ज़्यादा तो नहीं जानते कि वो किस तरह की शख्सियत थी, उनका बैकग्राउंड मतलब बचपन से वो कैसी थी, क्या बहुत स्मार्ट थी, बहुत चालाक थी, बहुत चतुर थी, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति अगर हम माने कि मान लीजिए उसकी मर्जी की चीज़ें नहीं हो रही हैं या उसको उसकी मर्जी के खिलाफ, एक तो अभी आगे हम ये भी सवाल करेंगे कि आज जिस वक्त में है क्या मर्जी पहले तो शायद मैं मान भी लेता, लेकिन आज की तारीख में तो इतनी बातें तो हो ही जाती हैं कि आप अपनी मन की बात बता पाएं किसी को। लेकिन मान लीजिए उनके मन की नहीं भी हुई, तो इतनी एक्सट्रीमिटी पे जाके सोचना कि हम किसी को मार ही डालें, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाना, उसको इतना बारीकी से एग्जीक्यूट करना, क्या ये वन ऑफ है या ये आजकल का जो चेंज होता हुआ सारा ताना बाना है वो हमको बताता है? मतलब कोई कैसे इस लेवल पे जाके सोच सकता है? तो मान ले कि चलो मेरी जिंदगी अब ऐसी ही कटेगी, लेकिन किसी को मारना या फिर चलो है भी तो भाग जाएं, कुछ और कर लें, खुद को कुछ कर ले, लेकिन किसी और को मारना, ये कैसे होता है? देखिए, इसमें डेफिनेटली बदलाव का एक रोल है, पर काफी लोग जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो कुछ इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं जिसमें वो रियलिटी के टच में वो एक्ट करते समय या एक्ट प्लान करते समय नहीं होते हैं, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंस से खुद को हटा लेते हैं, जिसमें वो जिस एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें जैसे अब यहाँ पे एम्पैथी नहीं थी, वो दूसरे का दर्द नहीं महसूस कर पा रही थी, वो ये नहीं देख पा रही थी कि वो क्या करने जा रही हैं, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, किस तरह का इम्पैक्ट होगा इसका खुद पर, दूसरे इंसान पर, उसके पूरे परिवार पर या अपने पूरे परिवार पर। वो एम्पैथी बिल्कुल खत्म थी, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा था और उन्होंने अपने आप को बहुत चार्मिंग तरीके से प्रेजेंट करा। सो डेफिनेटली काफी सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसी विजिबल हो रही हैं, जितनी जानकारी अभी तक मिली है, कि कहीं ना कहीं एक साइकोपैथिक पैटर्न से ही ये मर्डर हुआ है। साइकोपैथिक पैटर्न मतलब जहां पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रूल्स ब्रेक करके एक स्टेप लिया, क्योंकि ये कोई इतना कॉमन एक्ट नहीं है, मतलब ये रेयर होते हैं ऐसे एक्ट। और डेफिनेटली काफी सारे लोग शादी करते हैं और उसमें रहते हैं या अपने परिवार को बताते हैं कि वो उस शादी में नहीं जाना चाहते या उस शादी में नहीं रहना चाहते। ये एक्सट्रीम स्टेप डेफिनेटली वही पर्सन करता है जो किसी ना किसी मानसिक दिक्कत या किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है, क्योंकि उस एक्ट को करने के लिए अपने थॉट पे एक मैनिपुलेशन लेकर आना पड़ता है। हाँ, हम देखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शिकार थी या क्या थी, ऐसी तो कोई बात अभी इतनी रिपोर्ट्स में निकल कर भी सामने नहीं आई। दीपिका, एक हमने क्योंकि पहले भी बात की है, अब मुस्कान केस के समय भी शायद बात हुई होगी और अब ये केस, तो इस दोनों ही केसेस के जो केंद्र बिंदु है, जैसे ये पूरी जो घटना है, ये भी इर्द गिर्द किसके घूम रही है? अब हो सकता है सिचुएशनली है कि सोनम के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, क्योंकि वही राजा के साथ गई और मर्डर हो गया और फिर दूसरी चीज़ें हुई, या पहले जो मुस्कान और सौरभ वाला मामला था वो भी उसमें उस तरह से इन्वॉल्व थी। तो यहाँ एक महिला है, एक लेडी है, तो ये लेडीज़ के अंदर या महिलाओं के अंदर अब जो ये एक अजीब सी चीज़ निकल कर आई कि भाई वो इन्वॉल्व हो रही हैं पूरी की पूरी इस तरह की साजिश के अंदर, जहां किसी का पूरा मतलब जान लेने तक बात जा रही है। और बाकायदा मतलब जैसे सुनने में आया कि जब वो सब कुछ घट रहा था तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि किल हिम या मारो इसे, व्हाटएवर, वो सब जो अभी हमें रिपोर्ट से या सूत्रों से मिल रहा है। लेकिन ये इस चेंजिंग रोल को देख के थोड़ा धक्का सा लगता है, मतलब ये क्या हो रहा है हमारी महिलाओं को? विपिन जी, देखिए, सबसे पहले तो दीपाली जी ने जो बोला, मैं उस चीज से शुरुआत करूंगी कि हेल्पलेसनेस एग्जैक्टली किस चीज की? वो एक बहुत ही ठीक ठाक परिवार से आती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, अगर उनको कोई भी दिक्कत थी तो जैसा कि आपने भी कहा कि एंडलेस ऑप्शंस हैं,
एंडलेस ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर से भाग के शादी कर लेते हैं, उनके माता पिता को नहीं वो समझ में आता तो वो लोग भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। बहुत सारी हमारी तमाम कोर्टों में प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी मिलते हैं ऐसे रनअवे कपल्स को कि अगर उनके पेरेंट्स उनको किसी भी तरह से हार्म पहुंचाना चाहें तो उनको प्रोटेक्शन भी हमारी हाई कोर्ट्स ने दी है। तो हेल्पलेसनेस एग्जैक्टली क्या थी मुझे नहीं दिखती कोई भी। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही डिवियस माइंड की प्लानिंग दिखती है, और मुझे नहीं पता ये कितना सच है या कितना नहीं, लेकिन मैंने मीडिया में पढ़ा और मुझे ये थोड़ा सा सटीक लगता है इस पूरी की पूरी मर्डर की प्लानिंग के पीछे कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि जब वो एक विधवा हो जाएंगी तो उनको अपनी पसंद से अगर वो कहीं पे भी शादी करेंगी तो उनके माता पिता को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शायद प्लान पहले से ही ये था कि किसी से शादी होगी, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाएगा, उसके बाद वो विधवा होंगी, उसके बाद वो अपने प्रेमी से शादी कर सकती हैं। अब विपिन, मैं एक लार्जर इशू के ऊपर आती हूँ। लार्जर इशू ये है, with all my due respect to the psychologists of the country and people who look into psychological behaviors, मुझे लगता है at a national level हम लोगों ने ये तो बहुत सारी पढ़ाई कर ली है कि पुरुषों में इस तरह के क्या ट्रेट्स होते हैं, या जब वो क्राइम कमिट करते हैं तो वो किस तरह के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत कम स्टडीज भी हुई हैं और बहुत ज्यादा कम समझा भी गया है कि एक फीमेल माइंड भी उतना ही डिवियस, क्रिमिनली मोटिवेटेड हो सकता है। जितना एक पुरुष का हो सकता है उतना ही एक महिला का भी हो सकता है। और मैं ये इक्के दुक्के केसेस नहीं की बात कर रही विपिन जी, हम लोग आए दिन ऐसे एक नहीं दो नहीं, कभी कभार तो ऐसा होता है एक ही दिन में हमारे पास चार चार ऐसे केसेस आते हैं जहां पे महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति का मर्डर कर लिया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन एकम न्याय फाउंडेशन का 2023 का हर एक दिन का मीडिया के रिपोर्ट्स को डॉक्यूमेंट कर करके हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इस तरह के स्पाउसल मर्डर्स, चाहे वो पति पत्नी का करे या पत्नी पति का करे, रिकॉर्ड नहीं करता। एक लार्जर मर्डर का डेटा है जिसमें मेल विक्टिम्स और फीमेल विक्टिम्स हैं, बट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जिनके आंकड़े डेफिनेटली हमारे रिकॉर्ड्स में मेंटेन होने चाहिए ताकि अंडरस्टैंड करा जा सके सोसाइटल लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको याद होगा सूचना सेठ, उन्होंने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया ये सोच के कि उनके पिता को कस्टडी ना मिले। अभी थोड़े दिनों पहले यूपी में एक केस आया जहां पे पहले पति का गला दबाया गया, उसके पास उस एक सांप को रख दिया गया उसको दिखाने के लिए कि शायद उनको सांप से काट दिया गया है। इस तरह के केसेस इतने सारे अब आ चुके हैं जहां पे ब्रूटैलिटी की हदें भी हुई हैं। चॉप किया गया है बॉडी को, बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स जगह जगह पर फेंके गए हैं और इसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है महिला की भी है, और जिन पुरुषों के साथ मिलकर वो ये क्राइम कर रही है तो उसकी भी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करना। और ये तो विपिन जी हम एक्सट्रीम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको आज की बात बताती हूँ। एक आदमी ने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें उसकी पत्नी जो है अपने आशिक के साथ उसका मर्डर प्लान कर रही है। ये आदमी आज भी जिंदा है, लेकिन ये लीगल लड़ाई हार चुका है। महिला कहीं और जा चुकी है, अपने लवर के साथ उसने शादी कर ली है। ये इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुका है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मर्डर तो एक एक्सट्रीम क्राइम है। ऐसे हजारों पुरुष हैं जो कि ऐसी शादियों में बिल्कुल सप्रेस्ड हैं, उनको बकायदा पता है कि उनकी वाइफ का अफेयर है, वो उनके ऊपर झूठे केसेस भी लगाती है, उनको इन केसेस को लड़ना भी पड़ता है बखूबी जानते हुए कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन लीगली फिर भी उन्हीं को बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये तो हम एक्सट्रीम क्राइम देख रहे हैं। एक जो मेंटल डिप्रेविटी है हम तो आए दिन देखते हैं जहां पे आदमी को लीगली ऑलमोस्ट मार दिया जाता है और वो कहीं पे जाके अपनी आवाज नहीं उठा पाता है। ये भी दीपिका अपने आप में एक समस्या। लेकिन चलिए, वो बहुत सारे केसेस हम कह दें कि वहां पर एटलीस्ट दो लोग जिंदा तो रहते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी की जान ले लेना। आभा जी, ये आपने भी अभी हाल फिलहाल में इस तरह की शायद बहुत सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर लिया होगा, या नहीं भी किया तो उन खबरों से आप रूबरू हुई होंगी। जो ताज़ा मामला ये हमको क्या दिखा रहा है? डिसएग्री होना, नहीं होना, पसंद ना आना, ये होना, लेकिन
जान ले लेना किसी की जस्ट बिकॉज कि हमको वहां शादी नहीं करनी थी और नहीं करना है और बाकी कोई प्रेमी है प्रेमिका है वॉटएवर, ये क्या चीज है। एक होता था पहले भी, हम किस्से कहानियां पढ़ते थे पेपरों में कि गलत संबंध है ये है, तो आपने एक आमने सामने में गुस्से में कोई चीज कर दी, लेकिन ऐसी कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग, इतनी लंबी लंबी चीजें और उसके बाद ऐसे अजीबोगरीब तरकीबें, क्या थॉट प्रोसेस चल रही है। देखिए, अगर आप एनसीआरबी के फिगर्स देखिए तो जो हमेशा से, मैं तो पिछले 40-50 साल के आपको फिगर्स कहूंगी कि जो मैक्सिमम मर्डर्स होते हैं वो 2 कारण से होते हैं, या तो लव अफेयर या प्रॉपर्टी। इन्हीं 2 की वजह से मैक्सिमम मर्डर्स होते हैं और वो चीजें जो है आज अब सामने आ रही हैं। मैं एक जेल में काम कर रही थी, वहां पे मैं जुडिशियल मतलब जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और वहां पे मुझे बहुत महिलाएं दिखी उस जेल में। और मैंने पूछा, रायबरेली जेल था स्पेसिफिक, और मैंने पूछा कि इतनी लेडीज क्यों है, क्योंकि जो मैं 5 साल पहले जब गई थी तो वो मैक्सिमम 498A के केसेस में थी, डाउरी रिलेटेड। अब जब मैंने पूछा तो मैंने कहा लेडीज कैसे बढ़ गई, तो उन्होंने कहा आप बात करिए, पूछिए। तो पता चला वो मर्डर के केस में थी, और ये शहर में नहीं गांव में भी इस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं जहां महिलाएं अपने पति की जो है मर्डर लव अफेयर के चक्कर में कर रही हैं। तो ये नई चीज नहीं है, बट ये सामने ये जिस तरह से ये वाला केस हुआ कि मतलब हनीमून के लिए गए थे 4 दिन 5 दिन में और इस तरह से बुला के किया और मीडिया के सामने आ गया, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। बट अदरवाइज लव अफेयर के लिए कई मर्डर्स होते हैं, और ये सिर्फ विमेन को हम ये मैन वुमेन का इशू नहीं कह सकते। मर्डर जो है, लॉ जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। क्राइम अगर किया है, पुरुष ने किया हो स्त्री ने किया हो, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करते हैं। कितने केसेस हुए हैं जहां पे महिलाओं को काट काट के फेंक दिया गया है। तो लेट अस नॉट से कि ये पुरुष स्पेसिफिक है या महिला स्पेसिफिक है। ये क्लियर कट केस है कि अगर मर्डर किया गया, इसमें अगर वो लड़की जो है, अगर आप देखिए सोनम ने क्यों शादी की, क्योंकि उसके आप देखिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां पे बिहार है, यूपी है, आज भी ऑनर किलिंग होती है। तो अगर एक तरफ महिला सोच रही है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने की बात करूंगी, अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने झुक के जहां वो कह रहे हैं शादी नहीं करूंगी, तो मेरा मर्डर हो जाएगा। ऑनर किलिंग आप देखिए 700% इंक्रीज हुई है ऑनर किलिंग में। मतलब ऐसा गुनाह जिसमें माँ बाप रिश्तेदार खुद अपने घर की लड़की को मार दे रहे हैं क्योंकि उसका कहीं और शादी करना चाहती है। तो ये सब पर्सपेक्टिव देख के शायद सोनम ने इसलिए चुप रही और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वो शादी से बाहर निकलना चाहती थी, वो भी गैर कानूनी ही रहा, और अब वो उसकी सजा, उनका जीवन खत्म हो चुका है। वो उनको फांसी की सजा, मेरे जैसे लोग कहेंगे उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि कोई इससे कोई स्टोरी ना बने। क्योंकि आज हम लोग चाहे बॉलीवुड हो या कुछ भी हो, हम देखिए क्रिमिनल्स को ग्लैमराइज करते हैं। दाऊद इब्राहिम से मिलने कौन फिल्म स्टार गई, इनके साथ क्या हुआ, मतलब आधे टाइम वी आर ट्राइंग टू ग्लैमराइज द अंडरवर्ल्ड। तो आज के यूथ को लगता है कि नहीं, गोली दाग दो, सुपारी ले लो, क्विक मनी बना लो, एक फैशन हो गया है। और सोशल मीडिया की भी जवाबदारी हो गई है, क्यों अदरवाइज जिन लड़कों ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया, 19 साल 22 साल 20 साल, इनकी क्या उम्र थी? क्या इनकी उम्र थी सुपारी लेके मर्डर करने की? तो दिस इज अ लार्जर पिक्चर कि कहां से ये लोग आ गए और इन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। राजा कुशवाहा खुद 22 साल का है, सोनम 24 साल की है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? या तो हमें कानून का डर नहीं रहा, हमारा कन्विक्शन रेट इतना पुअर है, रेप केसेस में इट इज बेरली 29%, मर्डर में आप देखिए तो 50% है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये रिकॉर्ड्स बहुत पुराने हैं और आधी या तो संपत्ति के लिए हत्याएं होती हैं या फिर इस तरह के लव अफेयर्स में होती हैं, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो विद द टाइम कैसे चेंज हुई? क्या उसका कोई पर्सपेक्टिव आपके पास है कि अब महिलाएं भी बिल्कुल बाकायदा उसमें पूरा रोल निभा रही हैं, वो पूरी साजिश में शामिल हैं? और अभी बहुत सारे केसेस गिनाए हैं यहाँ पर दीपिका ने। क्या पहले भी मामला ऐसा 50-50 था या दोनों तरफ के केसेस सुनने को मिलते थे? पहले थोड़ा सा मेल ओरिएंटेड ज्यादा था, अब महिलाएं भी आगे आ गई हैं? बिल्कुल, पहले मेल ओरिएंटेड था। चाहे आप देखिए सती के केस हो, चाहे डाउरी डेथ हो, महिलाएं ही वर एट द रिसीविंग एंड। आज भी जो लेटेस्ट 2021-22 के एनसीआरबी फिगर्स हैं, हर साल 6,500 विवाहित महिलाएं डाउरी के लिए जला के मारी जाती हैं। ये मैं नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। लेकिन आज अगर ये महिलाएं, सोनम जैसी महिलाएं आके हस्बैंड का मर्डर कर रही हैं या अपने लवर का मर्डर करवा रही हैं,
तो इसके लिए है क्योंकि उनके पास मोबाइल आ गया है, वो कांटेक्ट कर सकती है। आप घर में बैठे, पहले महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता था, तो वो घर में मरती थी, पिटती थी, चुप रहती थी, जला दी जाती थी। लेकिन आज महिलाओं के पास मोबाइल है, नौकरी करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो बिल्कुल जो पुरुष कर रहा था अब वो महिलाएं भी कर रही हैं, उनको पुरुष ही गाइड कर रहा है। सोनम को भी सोनम कुशवाहा ने ही ताकत दी, अपने आप सोनम की ताकत नहीं निकली, और सोनम की ताकत भी एक पुरुष बना और राज कुशवाहा ने उनको समझाया और दोनों ने मिलके किया। तो बिल्कुल आज जो है, जो पहले पुरुष कर रहे थे अब वो महिलाएं भी कर रही हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि अगर हमको जला के मारा जा रहा था, हमको भी शादी से निकलना है। जैसे मैंने कहा, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में विमेन के प्रति इतना क्राइम होता है, सोनम को कहा गया होगा कि अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो तुमको हम जला के मार देंगे, तुम्हारा हम ऑनर किलिंग कर देंगे। इसलिए उन्होंने डर के शादी की। नहीं तो अगर यही मुंबई दिल्ली की लड़की होती, वो कहती नहीं मैं नहीं करूंगी, आज जमाना लिव इन का है। तो आपको स्टेट में भी देखना होगा कैसी पद्धति है। ये जो बैकवर्ड स्टेट्स है जहां पे ऑनर किलिंग होती है, वहां पे लड़कियां डर के शादी कर लेती है। लेकिन अगर यही शादी आप मुंबई दिल्ली की लड़की से जबरदस्ती कराएंगे, वो नहीं करेगी। हालांकि इंदौर जो है मध्य प्रदेश का ऑलमोस्ट एक बॉम्बे लाइक सिटी है, एंड आई डोंट नो क्या रहा होगा। देखने में जो परिवार दिखे वो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज दिखी। हालांकि रघुवंशी समाज का तरीका अलग। और एक कहीं कोई स्टेटमेंट मैंने सुना कि कुछ लड़के की माँ ने इस तरह की बात कही कि जब हमने एक बार लड़के से कहा कि जाके पिक्चर देखाओ साथ में, तो लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया, मतलब कि नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं चलता है। तो एक हद तक जो आभा जी कह रही हो सकता है कि वो कहने दिखाने के लिए चीज़ें वहाँ ऐसी हो कि भैया नहीं, लड़की शादी के पहले लड़के के साथ पिक्चर भी ना जाए। ये तो बहुत ही पुरानी और दकियानूसी सी बात लगेगी, लेकिन होने को हो सकता है। विपिन जी, पानीपत का मैं आपको एक मर्डर बताती हूँ। महिला शादीशुदा, 2 बच्चे उसके हैं, पति बहुत अच्छा कमाता था, ना ही सिर्फ अपने लिए घर बनाया बल्कि अपने ससुराल वालों के लिए उनको घर बना के दिया। महिला ने जिम ज्वाइन किया, जिम ट्रेनर के साथ उनका अफेयर हो गया। शादी के 14-15 साल बाद उस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट किलर से मरवा दिया। सुनिए, पहले एक्सीडेंट करवाया, वो बेचारा बच गया, उसके दोनों के दोनों पैर टूट गए, वो घर पे बेड रिडन था। तो उस शूटर को बोला अब तुम मेरे घर आओगे और मेरे हस्बैंड को सामने मेरे शूट करोगे। ये महिला और उसके जिम ट्रेनर लवर ने पूरी की पूरी प्लॉटिंग करी। पता नहीं चला कि महिला ने कराया है। 2 साल वो आराम से अपने लवर के साथ कभी मनाली जा रही थी, कभी कहीं जा रही थी, ससुर को कहीं और भेज दिया। वो तो जो ये हस्बैंड था, उसका बड़ा भाई था, वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया से बैठ के पुलिस को बार बार बोलते रहे कि मेरे भाई के साथ कुछ सही नहीं हुआ है। इस महिला ने प्लानिंग करी कि ये बाद में आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगी उस शूटर को, तो वो शूटर भी बच जाएगा। उसके बच्चों के लिए लाखों रुपए दे रही थी, 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस इन्होंने निकलवा ली। तो ये जो बार बार बात बोली जा रही है कि जबरदस्ती शादी कर दी, दिल से शादी नहीं करी, ये है वो है, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे, मुझे लगता है नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे शादी के सालों साल बाद भी मर्डर करवाए जा रहे हैं। शादी के बाद ही अफेयर शुरू हुआ था, हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करा तो लवर और वाइफ ने मिलके दोनों ने उसका मर्डर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हुई शादियों में ही ये मर्डर हो रहे हैं, लंबी लंबी चली शादियों में भी मर्डर हो रहे हैं। उसके बाद कोई कह सकता है अरे महिला घरेलू हिंसा का शिकार थी। मुझे लगता है कि मर्डर डेफिनेटली आभा मैम ने सही बोला, एक जेंडर न्यूट्रल क्राइम है, महिला को भी उतनी पनिशमेंट मिल सकती है, हस्बैंड को भी उतनी पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे विपिन जी बोलना चाहूंगी कि जब 80 के दशक में जब एक बार में डाउरी डेथ्स के काफी सारे केसेस आने लग गए, तो पहले 1983-80 पहले सबसे पहले 498 आया और 304 भी साथ में आया, ये आसपास में आए हुए कानून है। तो एक ऑब्जर्वेशन दिखी समाज में कि एक क्राइम बहुत एक्सटेंट तक जा रहा है, उसको कर्ब करने के लिए कोई स्पेशल 2 कानून बनाए गए। तो अब अगर इतने सारे केसेस पुरुषों के खिलाफ आ रहे हैं जहां पे वो क्लियरली विक्टिम्स हैं, तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे को पुरुषों के लिए भी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई कानून बनाने चाहिए? ठीक है, हम इस पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल जो कि साइकोलॉजी की तरफ जाता है। डॉक्टर दीपाली, दोनों ही केसेस, ये राजा वाला केस भी और अगर हम वो सौरभ मुस्कान वाला केस भी याद करें, तो इस केस में जो सोनम है और उनका जो प्रेमी है, जो कहानी हमें दिखती है वो राज है, और वो उन्हीं के घर में उनकी जो फैक्ट्री वगैरह है कहीं उसमें एक छोटा मोटा असिस्टेंट है या काम करता है, जबकि राजा जो कि एक वेल सेटल बंदा है, दिखने का अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी। सोनम वाले केस में भी जो पति है वो मर्चेंट नेवी में है, अच्छा कमा रहा है, सब कुछ, माफ़ कीजिए, मुस्कान वाले केस में, और वो जो दूसरा वाला सौरभ जो था, जो उसके साथ मर्डर में था, वो ऐसे ही बस कोई राह चलता टाइप का
अपीयरेंस में या इवन कमाई में भी और पढ़ाई लिखाई में भी। ये क्या होता है, मतलब क्या आपको ये डिस्टिंक्शन नहीं दिखता? ऐसी कौन सी चीज़ हावी होती है मन पे जहां आपको एक सामान्य व्यक्ति के लिए कि भाई हाँ ये बेहतर है मेरे लिए चॉइस है, ये चॉइस खराब हो सकती है, वो सब कुछ अंधे से हो जाते हैं, जिसको कहते हैं प्यार अंधा या जो भी कह ले, संबंध अंधा। क्या होता है, क्या घटता है मन में, दिमाग में? देखिए, प्यार इमोशन से करते हैं काफी सारे लोग, लॉजिक से नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये पर्सन मुझे क्या दे रहा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैं महसूस करना चाहती हूँ, जो मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे किससे मिल रहा है, और जिससे मिल रहा है वैसा पर्सन शायद मुझे दोबारा कभी मिलेगा नहीं, ऐसा पर्सन शायद कोई और होगा नहीं। इस एक फीलिंग के साथ ही वो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आता है। अगर कुछ अपने पर्सनल फैमिली इश्यूज रहे हैं और इस पर्सन ने आपको वहां से बाहर निकाला है, आपको सुना है, आपको अटेंशन दी है, आपको अफेक्शन दी है, और आपको अब वो कंप्लीट फील हो रहा है इस पर्सन के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लोग इग्नोर कर देते हैं और किसी ऐसे पर्सन के साथ चले जाते हैं जो शायद लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ना हो, बट शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि बस यही सब कुछ है और किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से मुझे ये पर्सन चाहिए अपने लिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और पर्सन उस इमोशन से बाहर आना ही नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं चाहता कुछ और। मतलब आप कितना भी उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दे दें, आप उनको समझा लें, वही बात है ना कि आप उसी को समझा सकते हैं जो समझना और सुनना चाहता है। जब पर्सन उस स्टेट में होता है तब वो सुनने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि उसको किसी भी फॉर्म में वही पर्सन चाहिए। एक और सवाल वो ये कि ये बात वहां देखिए, आपके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए कि चलो ठीक है मेरी शादी नहीं हुई, मैं किसी और से प्यार कर रहा हूं, प्यार कर रही हूं, लेकिन जान ही ले लें, मार ही डालें, रास्ते से ही हटा डालें, इस फैसले तक व्यक्ति कैसे पहुंचता है? अच्छा देखिए, इंपल्स में किसी का मर्डर कर दिया जाए, जान ले ली जाए, अलग बात है, लेकिन जब आप इतना लंबा कोई प्लान कर रहे हैं, 10 बार आपका मन, आप एक दिन सो के उठेंगे, सोचेंगे नहीं 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 ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, कोई ऐसी बात आएगी, लेकिन फिर भी आप उस चीज को अंजाम देते हैं, तो ये क्या काम करता है? ये कौन सा दिमाग काम करता है? ये कौन सी साइकोलॉजी काम करती है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये मर्डर का पैटर्न बिल्कुल साइकोपैथिक है, जिसमें देयर इज नो एम्पैथी। जो मुझे चाहिए किसी भी फॉर्म में चाहिए, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। और नहीं, तो जैसे आभा जी कह रही थी कि यहाँ पे हो सकता है कि सोनम को राज ने भड़काया हो या उसने उसका ब्रेन वॉश किया हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत गलीबल होते हैं, और गलीबल लोग दूसरों की बातों में थोड़ा जल्दी आते हैं, और मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन गलीबल था, किसने किसको कितना इन्फ्लुएंस किया, किसने क्या आइडिया दिया, क्या प्लानिंग करी, बट ऑब्वियसली दो लोग सेम सोच के मिल गए, दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज नहीं किया, दोनों ने एक दूसरे को कॉन्सिक्वेंस नहीं बताए, क्योंकि अकेले वो ये कर नहीं सकती थी, ये अकेले करना उतना आसान है नहीं। तो ऑब्वियसली ये दो लोगों की प्लानिंग से हुआ है, दो लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, तभी वो वहां तक पहुंचे हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को किसी ना किसी फॉर्म में इन्फ्लुएंस करा है, मोटिवेट करा है, और ये कहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, या हम किसी ना किसी तरीके से बच जाएंगे और हम साथ हो जाएंगे। वो उनका फोकस एंड गोल पे था कि हमें साथ होना है, उनका फोकस उस एक्ट के बाद की चीजों पे बिल्कुल भी नहीं था। वहां से वो बिल्कुल रियलिटी। इसके लिए मेरे पास एक और सवाल होगा आपके लिए, लेकिन उससे पहले कि कॉन्सिक्वेंसेस के लिए क्या व्यक्ति, मतलब एक तो है कि ठीक है इन बिटवीन कि हाँ ये होगा, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत साफ होते हैं, पर क्या व्यक्ति को दिखते नहीं है? पर आऊंगा उस पर। मैं आभा जी के पास पहले आता हूं। आभा जी, आपने कहा कि हो सकता है कि वो ऑनर किलिंग, पर हम फर्ज करते हैं कि इनका परिवार एक मिड लेवल परिवार था और ऐसी ऑनर किलिंग वाली स्थिति यहां पे नहीं बन रही थी, और एमपी में होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं। इंदौर में इतने किस्से मैंने सुने भी नहीं कि ऑनर किलिंग हो जाए, पर अभी हम फर्ज करते हैं कि ऐसा मामला नहीं था। दोनों परिवारों ने भी कहा कि ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, बाकायदा एक पहले रिश्ता हुआ जैसे रघुवंशी समाज में होता है, उनकी पत्रिका वगैरह मिला के, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे को जानते समझते थे, और फिर शादी हो गई और सब कुछ अच्छा था। घर में आने के बाद भी बच्चे का बिहेवियर अच्छा था, लेकिन बावजूद इसके ये घटना घटी, इसको फिर हम कैसे, किस हिसाब से देखेंगे और समझेंगे? देखिए, शादी के तुरंत बाद ये घटना घटी, इसका मतलब कि वो पहले ही मन बना चुके थे, उनका दिमाग उस तरफ चल रहा था कि हम शादी नहीं रोक पाए हैं, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ये होगा कि हम मर्डर करेंगे। इट इज अ कोल्ड ब्लडेड प्रीमीडिएटेड मर्डर,
जो मेंस्ट्रिया जो हम कहते हैं कि मोटिव क्या था, मोटिव था कि उनको इससे छुटकारा पाना था, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना था। नहीं तो अगर आप कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा था, कैसे अच्छा चल रहा था? शादी के एक उनके हफ्ते के साथ अंदर मतलब भाग जाती अपने बॉयफ्रेंड के साथ। देखिए भाग जाती, लेकिन ये अगर मान लीजिए उसका ये सक्सेसफुल हो जाता, कितने मर्डर्स वर्कआउट नहीं होते, बॉडी नहीं मिलती, ये अपना नेपाल क्रॉस कर जाती, कितने लोग हैं कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, दोनों बाहर चले जाते हैं, अपना जो है नया जीवन जीते। तो ये आपको ये देखना होगा कि फैमिली प्रेशर्स क्या थे, क्यों उसने शादी करी, क्योंकि ये उसके ही फादर के घर में एक एम्प्लॉय था 20,000 का। तो कोई मालिक अपने नौकर को अपनी बेटी नहीं देगा। ये सब हम लोग को मालूम है इस देश में किस तरह से होता है, जब हम जितनी भी बात कर ले इक्वालिटी की, लेकिन आज भी हमारा स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, मालिक अपने नौकर से बेटी की शादी नहीं करेगा। तो जब शादी कंपल्शन में हुआ, उसके बाद दोनों ने मिलके, क्योंकि इनको ये था कि मुझे इसके पास से निकल के अपने लवर के पास आना है, और दैट वाज द ओनली मेंस्ट्रिया, और उसकी वजह से उसने हस्बैंड का मर्डर किया। अब ये बात जरूर है, अगर उसमें करेज होती तो वो कह देती मुझे नहीं रहना है, लेकिन हर किसी में करेज नहीं होती है। कहना बहुत आसान होता है, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। मैं खुद फैमिली लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों देखती हूँ। तो अब फिर मर्डर के लिए भी तो करेज लगा होगा ना, वो करेज भी कहाँ से? मर्डर उसने तो सुपारी दे दी, उसने थोड़ी मारा, उनके बॉयफ्रेंड ने पैसे दे दिए, उसने करवाया ना। उसके बॉयफ्रेंड ने, राज कुशवाहा ने उससे कहा कि तुम बस जाओ और अपनी लोकेशन दे दो, उसने लोकेशन ऑन कर दी, लोकेशन शेयरिंग कर दी। बाकी तो जिसने किया नहीं, मेरा मतलब ये है कि इस थॉट पे भी आना कि किसी को मार डालते हैं, इसमें भी तो एक लेवल का करेज चाहिए। ये करेज क्या उस करेज से छोटा है कि हम भाग जाएं, या हम कुछ और घर वालों से बात कर लें कि नहीं मुझे तो यही पसंद है, या नहीं पसंद है तो मैं इससे तो शादी ना करूंगी? हाँ, तो देखिए वो चीज आप नहीं कर पाए, आपकी घर वालों के सामने नहीं चली। आपको ये आसान एग्जीक्यूट दिखा कि ये तो असहाय लड़का आया है दूसरे घर का, इसको समझ में नहीं आएगा। टिकट उसने खरीदे, शिलोंग का प्लान उसने बनाया, उसने देखा अपने घर वालों को नहीं मैं हैंडल कर पा रही हूँ, ये मैं निकाल सकती हूँ। तो आदमी अपने ऑप्शंस देखता है। जब पेरेंट्स के सामने नहीं चली, उसने कहा ये इजियर वे है, उसको राज कुशवाहा ने समझाया, दोनों ने समझा होगा, तभी उसने कहा कि ज्वेलरी लेके आओ, ये दिखाएंगे कि ज्वेलरी की लालच में उसका मर्डर कर दिया गया। उन्होंने अपने छोटे दिमाग में, बेवकूफ दिमाग में सोचा कि ये ऐसे हो जाएगा। पिक्चरों में भी सब देखते हैं कि मर्डर होता है, पता नहीं चलता है, पुलिस लास्ट में पहुंचती है। बट इसमें मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और ये केस वर्कआउट हो गया। तो मेरा तो यही कहना है, अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करे, अगर हर मर्डर वर्कआउट हो, हर मर्डर को फांसी की सजा हो, आजीवन का कारावास हो, हम ये ना करें कि रेपिस्ट को निकाल के माला पहनाए। अगर हम इस तरह से अपनी लॉ को स्ट्रॉन्ग करें, कन्विक्शन 100% करें, कोर्ट में तारीख पे तारीख की प्रक्रिया ना लाएं, तो कानून का डर होगा। तब इस तरह से लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी थोड़े से पैसे लेके मर्डर कर दे। जिन 3 लड़कों ने इनका मर्डर किया, वो भी तो सोच रहे थे कि हमको 50,000 लाख रुपए मिल गए, आसानी से हम मर्डर करके निकल जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। तो वो भी तो इसमें थे ना, उनका भी तो आप माइंडसेट सोचिए कि उन्होंने क्यों अग्री कर लिया थोड़े से चंद पैसों के लिए, क्योंकि वो उनको लगा कि कुछ नहीं होगा हमारा, हम और वो भी आबा जी आश्चर्य की बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर ऐसे कोई पेशेवर किलर नहीं है, ये उस लड़के के दोस्त ही हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए ना कि वन टाइम उन्होंने, मतलब आप ये सोचिए कि कानून का कोई डर नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं हम मर्डर करके आ जाएंगे, जैसे ये कोई बच्चों का खेल है। आप ये देखिए ना कि नई जनरेशन को कोई परवाह नहीं है, कोई दिमाग नहीं चल रहा उनका, बस ये नई जनरेशन इज ओनली इन्वॉल्व्ड इन पार्टी, फन, ड्रिंक्स, ड्रग्स। आप देखिए तो किस तरह जी, यही इस पॉइंट पे आप लेकर आ गए पूरी चर्चा को। हम फाइनली इस पे आने वाले थे कि क्या हमारा बदलता सामाजिक ताना बाना, उसमें कुछ बातें आपने कही, उसमें फिर एक हद तक सोशल मीडिया, OTT, तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, क्या एक उसका बड़ा रोल है जो अब इंसान के अंदर से वो सिंपैथी, एम्पैथी, वो लॉजिक्स सब कहीं जैसे कहीं चले गए हैं। वो बहुत ज़्यादा एक इम्पल्स में डिसीजन ले रहा है या परवाह ही नहीं कर रहा, जैसा आप हमें कह रही हैं। किसी ने नहीं की इस मामले में, 5-6 लोग थे, उनमें से एक भी व्यक्ति सोचता कि नहीं ये गलत हो जाएगा, कम से कम ये रास्ता गलत है, कोई और तरीका सोचो, तो शायद एक व्यक्ति की आज जान बच गई होती है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, फिर ये जो 2-3 अहम पहलू हैं कि इस पूरे मामले से क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष, क्या सीख सकते हैं, क्या बात को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, वो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक तुरंत हासिल होगा।
वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है जो राजा और सोनम का केस है, रिश्ते तार तार, शैतानी प्यार, क्या क्या, और लगातार इस पर बहुत सारी बातें हो रही है नेशनल मीडिया में। चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, चाहे प्रॉपर मीडिया, या हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर, लेकिन हमने बात को थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव में लिया कि ये हो क्या रहा है, ये किस चीज़ का नतीजा है जो हम देख रहे हैं। अब किसने क्या किया नहीं वो सब कानून देख रहा है, पुलिस देख रही है, लेकिन जितनी कहानी हमारे पास है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। तो दीपिका, जो अभी हमने ब्रेक से पहले बात किया कि ये बहुत सारे एक तो किस्से निकल के आ रहे हैं, चलिए हो सकता है टाइमिंग अभी ये सामने ज़्यादा आने लग गई बात, मैम कह रही थी कि ऐसे आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी तरह के तो नए किस्से ही हैं। पहले भी किस्से आते रहे होंगे, लोगों की जान जाती रही होगी, लेकिन वो जो मॉडस ऑपरेंडी है या पूरा जो एक कहानी निकल के आती थी वो ऐसी नहीं होती थी और इतनी ऑब्वियस भी नहीं थी। अभी क्या जो पूरा हमारा सामाजिक ताना बाना, जो हमारी नई जनरेशन या कह लीजिए सोशल मीडिया या जितनी भी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं इन दिनों, उसका रोल आप इसमें देखते हैं कि लोग या तो दिग्भ्रमित हैं, पता नहीं किस तरीके से सोच रहे हैं, या बहुत अंडर स्ट्रेस रहने लगे। वो सवाल मैं लेके जाऊंगा मैम के पास कि क्या ये स्ट्रेस के नतीजे हैं कि लोग सोच ही नहीं पाते। बट आपके हिसाब से क्या अभी जो हमारा माहौल है चीज़ों का, उसके कारण भी ये बहुत सारे इस तरीके की घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं? मुझे लगता है ही, मेरे ख्याल से आभास मैम ने थोड़ा सा टच अपॉन किया था जब उन्होंने कहा कि ग्लैमराइज कर दिया है बॉलीवुड ने इन स्टोरीज को। तो आप ओटीटी के जितने भी जो टॉप सीरीज है वो उठा के देख लीजिए। आज के टाइम पे मूवीज जो जितना भी सबसे ज्यादा पैसा कमा रही हैं उसमें हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि गला इतनी बुरी तरह से काटा जा रहा है, खून खून निकली जा रहा है। ओटीटी पे देख लीजिए, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए। क्राइम पेट्रोल इतना फेमस जो है एक शो रहा है, इतने सालों चला है, उसमें इस तरह के, अब तो लोग क्राइम पेट्रोल को देख के जो है वो इस तरह के मर्डर्स या फिर क्राइम्स भी करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ग्लोरिफिकेशन तो विपिन जी डेफिनेटली है ही। और इन केसेस में जो, जैसे मैंने पानीपत वाला केस भी बताया और चाहे मुस्कान वाला आप केस देखें, तो वो मर्डर करने के बाद, उसको ड्रम में भरने के बाद वो लोग होली मनाने चले गए हैं। वहां पे जाके उन्होंने केक ऑर्डर किया है, उन्होंने पूरी मस्ती करी है। उनको जरा भी उनके पास शिकन नहीं थी कि उन्होंने किसी एक इनोसेंट आदमी की जिंदगी खत्म कर दी है, एक परिवार तबाह कर दिया है। उनको तो लग रहा था कि वो लोग पकड़े जाएंगे ही नहीं। तो ये जो मेंटल डिप्रेविटी है, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड है। हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया या जैसे मैंने कहा जो हम मूवीज देखते हैं, जो भी, उससे इन्फ्लुएंस हो ही रहा है कहीं ना कहीं। और भी बहुत कारण है। लोग अकेला महसूस करने लगे हैं, इतना ज्यादा अपने फोन की दुनिया में घुस गए हैं कि सोशल इंटरेक्शन अपने आसपास के लोगों से ही हम बात नहीं करते हैं, और किसी एक इंसान को हम लोग सोचते हैं कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए हम किसी भी एक्सटेंट तक चले गए। तो ये बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं। बट मैं दोबारा वही बात करूंगी कि मुझे लगता है कि इन डिस्कशंस का क्रक्स जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रणाली फेल कर रही है। लोगों में डर कानून का बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। कोर्ट कचहरी और कानून को लोगों ने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। क्रिमिनल्स एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो बच जाएंगे। और हम लोग देखते भी हैं, मर्डरर्स को बेल मिल जाती है, चाहे कितना ही ब्रूटल क्राइम ना किया हो, उनको बेल मिल जाती है। महिलाओं के हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं जहां पे ग्राउंड फॉर बेल ये दिया जा रहा है कि क्योंकि ये महिला है इसलिए इसके लिए एक सेंसिटिव कॉर्नर होना चाहिए और इसको बेल दे दी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा लीगल सिस्टम जो है वो डेफिनेटली क्राइम को कर्ब करने में फेल हो रहा है, विपिन जी। नहीं, बिल्कुल लीगल वाली बात को भी हमें और देखना होगा। लेकिन दीपाली जी, जो अभी कह रही हैं दीपिका कि संवेदनहीनता दोनों ही मामलों में, वो मुस्कान वाले मामले में भी बिल्कुल ऐसा निकल कर आया कि आप किसी को मारने के बाद कैसे पार्टी कर सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक संवेदनहीनता, चलिए मार भी दिया आपने, लेकिन आपके अंदर एक गिल्ट तो आए कहीं से कि भाई ये ठीक है, हमको जो भी नहीं पसंद था हटा दिया, बट मारना क्या इतना आसान है। इस मामले में भी जो व्यक्ति राजा है, अब उससे उनका पुराना संबंध नहीं है, मतलब उसकी कोई गलती नहीं। अगर आपको किसी और से प्यार था तो उसमें इस व्यक्ति की क्या गलती। तो कम से कम एक गिल्ट तो आए आपके अंदर, लेकिन आपको गिल्ट नहीं है, बल्कि आप उससे गहरी नफरत कर रहे हो, जैसे कि वो कहीं उड़ के आ गया आपके बीच में। मामला वैसा नहीं था, तो क्यों इतनी संवेदनहीनता, ये क्या दिखाती है?
दूसरा जो मैंने कहा कि इन दिनों ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में या एंग्जाइटी का शिकार हैं, इसका शिकार हैं, सोते नहीं हैं ढंग से, मोबाइल पे बहुत वक्त बीत रहा है, बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। क्या वो साइकोलॉजिकल बैलेंस या मेंटल हेल्थ का बैलेंस बिगड़ना भी इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति, संवेदनहीनता, वो गहराई लॉस्ट हो चुकी है? देखिए, जब फोकस मी पे बहुत ज्यादा आ जाएगा तो दूसरे के बारे में इतना सोचा नहीं जाएगा। जब मुझे जो चाहिए वो मुझी को चाहिए और किसी भी फॉर्म में मैं दूसरे पर्सन की पेन के बारे में नहीं सोचूंगी। कभी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने जस्टिफिकेशन से अपना गिल्ट हटा दिया कि ये मुझे चाहिए था, मुझे ये इसलिए करना था, अब गिल्ट फील करने का कोई जरूरत नहीं है मुझे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने थॉट में एक चेंज लेकर आए, वो जिसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं, कि हम एक सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। क्योंकि हम उस नजरिए से देखेंगे तो हमें गिल्ट फील होगा, हम अपने नजरिए में एक बदलाव लेके आते हैं कि जो मैंने किया बिल्कुल सही किया, दैट पर्सन डिजर्व दिस बिकॉज आई डिजर्व समथिंग एल्स एंड टू गेट दैट आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन। जब इतना वही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा तो ये चीज होगी। और मेंटल हेल्थ में डेफिनेटली वो कन्विक्शन क्यों आएगा? क्योंकि आपके अंदर वो संतुलन नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि सामान्य आदमी ऐसा नहीं सोचेगा। क्योंकि देखिए, अब फोकस एक्ट पे जा रहा है, बट एक्ट से पहले बहुत सारे डायनामिक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चल चुके हैं, उन पे फोकस ऑब्वियसली अब नहीं जाएगा बिकॉज नाउ इट इज अ केस, इट इज अ क्रिमिनल केस। बट उससे पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी। जैसे आपने इंदौर के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगता है हर शहर में हर तरह के लोग हैं और किसी के घर की स्टोरी हमें नहीं पता। जैसे दिल्ली में भी हर तरह के लोग हैं, इंदौर में भी हर तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक मॉडर्न पॉपुलेशन है और वहाँ पे एक ऑर्थोडॉक्स पॉपुलेशन है। वहाँ पे भी मिक्स पॉपुलेशन है, यहाँ पे भी मिक्स पॉपुलेशन। मॉडर्न पॉपुलेशन में भी घटनाएं घट रही हैं, ऐसा नहीं है। 4 किस्से वहां के भी हैं। और हमारा एक पैर ऑर्थोडॉक्सी में है और एक पैर मॉडर्निटी में है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है बिकॉज हम लोग एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे हैं और ये कंफ्यूजन है कि हम ये वाला एक्शन लेंगे ये हमारे फेवर में जाएगा, हम ये वाला एक्शन लेंगे ये हमारे फैमिली के फेवर में जाएगा। सो उस कंफ्यूजन का एक पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस वो एक चेंज लेके आता है। ऑब्वियसली इन नो वे दिस कैन बी जस्टिफाइड, हूसोएवर डिड दिस दिस नीड्स जस्टिस and a proper action needs to be taken for। और इसमें जो मैंने संवेदनहीनता की एक बात की, उसमें एक छोटा सा उदाहरण यहाँ मुझे लगता है जोड़ देना चाहिए। एक छोटी घटना जो इसी से रिलेटेड है कि जो राजा रघुवंशी है जिनकी डेथ हो गई, जिनका मर्डर हो गया, उनकी सगी बहन है या कजिन, आई डोंट नो, सगी हैं शायद, वो एक इन्फ्लुएंसर है छोटी मोटी। और जब से उनकी डेथ की बात सामने आई है, वो शादी की वो वाली सारी रील्स बना बना के डाल रही हैं जिसमें मतलब वो हैप्पी टाइम वाली है। और काफ़ी सारे जो नेटिजन्स हैं वो उन पे गुस्सा भी कर रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, ये तो आप उनकी डेथ को भुना रहे हो। मतलब ये इस समय कौन सा टाइम है? सिर्फ शादी की रील्स नहीं डाल रही हैं वो, जब उनका भाई मिसिंग था उसके बाद पेड प्रमोशंस कर रही हैं, फोन के उस पे जाके स्पा की किसी स्पा में जाके पेड प्रमोशंस कर रही हैं। उनका भाई मिसिंग है, उनके भाई की डेथ हो गई, उसके एक दिन बाद भी उनकी ऐसी एक पेड प्रमोशन वाली रील आई है और उनकी स्टोरीज पे है जल्दी से। हाँ चलिए, वो एक पेड प्रमोशन कर दे, हो सकता है कि उनका वो आजीविका का तरीका हो, लेकिन आप अपने भाई से रिलेटेड हैप्पी टाइम की रील और बाकायदा एडिटेड रील्स और जिसमें सब कुछ दिख रहा है, तो ये तो साफ दिख रहा है कि उससे आपको लाइक्स मिलेंगे, उससे आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो ये जस्ट मैं कह रहा हूँ संवेदनहीनता वाली बात जो हम कह रहे हैं ना, ओवरऑल ये तो एक अलग ही किस्सा निकला ना कि ये तो उनकी अपनी बहन है जिनका भाई खो गया ऐसा। और लोग काफ़ी नाराज़ हैं इस पे सोशल मीडिया की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी उन्हें लताड़ रहे हैं कि भाई आपका भाई गया, ये सब रील्स अभी मत डालिए आप एडिट करके, कम से कम आप हाँ ये रील डालें कि सोनम को सज़ा मिले या सब इसमें साथ दें या जस्टिस हो तो समझ में आता है, लेकिन आपको पता है कि कौन सी रील डालने से लाइक्स कैसे आएंगे। खैर एक अलग विषय हुआ, लेकिन चूंकि हम संवेदनहीनता की बात कर रहे थे या संवेदनशील होने की बात कर रहे थे, एक सवाल हाँ जी मैम, यहीं से विजिबल है कि जैसा सुनने में ऐसा आया है कि जब ये एक्ट हो रहा था, जब वो लोग उनको मार रहे थे, तो वो वहीं पे खड़ी हुई थी। और जब एक पर्सन कुछ लोगों से घिर जाता है, अपने ही लोगों से घिर जाता है, जहां पे मे बी उनकी अपनी पार्टनर है और वो 2 लोग हैं जो शायद साथ में थोड़ा आगे तक गए, तो जो एक एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस का स्टेट उस पर्सन ने फील किया होगा कि अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, कोई मुझे नहीं बचा रहा है। वो कुछ मूवमेंट्स दे आर एक्सट्रीमली
डिवास्टेटिंग मोमेंट्स फॉर दैट पर्सन. सो जो हम ये बात कर रहे हैं कि एम्पैथी बिल्कुल नहीं है, ये इसी एक्ट से विजिबल हो जाता है कि वो पेन महसूस ही नहीं हुआ, वो एक्ट सामने ही हो रहा है और आप वो पेन महसूस ही नहीं वो तो कर मैम पा हमने यहाँ तक सुना है, पता नहीं वो कितना सही है। वो पुलिस से बातें छन छन के आते रहती हैं, कुछ ऑफ रिकॉर्ड्स आती हैं कि उन्होंने उस समय चीख के कहा कि इसको मारो, मार डालो। उन्होंने यहाँ तक कि भी कहा कि वो जब वो क्योंकि चढ़ाई पे हुआ जो था वो थोड़ा ऊंचा टेरेन था, तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो चढ़ते चढ़ते थक गए थे बीच में। ऐसी भी चीज़ें मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ी, तो उन्होंने शायद अपना आइडिया ड्रॉप करा या उन्होंने मना किया, तो उसने कहा नहीं मैं इतने पैसे दूंगी, और शायद तुरंत कुछ कैश निकाल के भी दिया कि नहीं नहीं ये काम तो करना ही है। तो बहुत सारी कहानियां आएंगी इसमें। लेकिन आभा मैम, जस्ट एक लास्ट सवाल, चूंकि आप इतना सारा कानूनी पहलू देखती हैं, समझती हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, अभी क्योंकि एक पूरा मामला हमें जो भी पुलिस से थोड़ा बहुत आया है या मेघालय पुलिस से आया, जो कहानी वो सब पुलिस के थ्रू ही आई है, जितने बयानात आए सब कुछ आए, क्या ये केस मतलब यही है जो हमें दिखाई दे रहा है या इसमें कुछ इधर उधर भी निकल सकता है? देखिए, जो केस दिख रहा है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर केस दिख रहा है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर दिए गए, वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलकर मर्डर करा है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। मुझे लगता है सारे तार जुड़ चुके हैं क्योंकि इनको इसने लोकेशन शेयर किया है। ये जिस तरह से दाव जिसको मैशेट बोलते हैं जो गुवाहाटी में खरीदा गया, देखिए क्या ब्यूटीफुल वो है। वो कहते हैं मेघालय का वो मेक नहीं था, उससे इन्होंने समझा कि ये बाहर से लाया गया है। तो मेघालय पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा किया है। जो जिस औजार से मर्डर किया गया वो मिल चुका है, मर्डर सीन हो चुका है, फोन लोकेशन मिल गई। तो मुझे लगता है कि ये केस बड़ा फुल प्रूफ और एकदम वाटर टाइट बनेगा। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के 3 महीने 6 महीने में इसकी ट्रायल करके सजा देनी चाहिए और फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि आप जो है इस तरह का गुनाह करेंगे जो कि इतना ग्रूसम है, हिजनेस है, तो उसमें फांसी की सजा जरूर दी जाएगी। तभी इस तरह के केसेस आगे नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत चीजें देख के सीखते हैं। तो जो लोग इससे देख रहे होंगे उनको एक लेसन भी जाएगा कि इस तरह के अगर आप मर्डर करेंगे तो आप देश के कानून से बचेंगे नहीं। 5 लोग हैं मैडम, या क्या पांचों को एक जैसी सजा होगी? नहीं, देखिए इसमें क्या होगा कि अब वो मिटिगेटिंग फैक्टर होता है, हाईलाइट एसेंशियल फैक्टर होता है कि इनकी ये जितने तीनों लड़के जो है, चारों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मतलब उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने मर्डर किया है, वो किया है। तो वो सब उनका वकील उनके हवाले देंगे कि इनकी कम उम्र है, 20 साल है और इनका पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, ये सुधर सकते हैं। तो कानून ये भी देखता है कि आप सुधर सकते हैं कि नहीं। तो ये सुधार का बैकग्राउंड देके ये होगा कि इनको आजीवन कारावास दिया जाए या 20 साल की सजा दी जाए। फांसी लोग मना करेंगे, लेकिन सोनम को फांसी दी जाए, मुझे लगता है उसके लिए देश जरूर आवाज उठाएगा। और हो सकता है कि सोनम को अगर वो उनकी उम्र का नहीं देखे, उनका पुराना रिकॉर्ड ना देखे, क्योंकि इसमें किसी ने पहले क्राइम नहीं किया है। तो और जो हमारा कानून है वो कहता है रिफॉर्म, कि क्या ये सुधर सकते हैं। तो अगर इनमें सुधार की दिखेगा कि सुधार सकते हैं, तो हो सकता है फांसी की सजा ना दी जाए, लेकिन कम से कम 20 साल 10 से 20 साल की सजा तो इन लोग को सबको दी जाएगी। चलिए, एक चीज विपिन इस केस में जो और इम्पोर्टेंट है वो क्विकली आई थिंक आई हैव अ मिनट लेफ्ट ओनली। हाँ जी, there's प्रॉपर जो आभा मैम ने बोला बिल्कुल सही है, बहुत सारे लीगल ग्राउंड्स होते हैं, बट एक ये बहुत ही प्री मेडिटेटेड मर्डर लगता है। एग्जीक्यूशन तक उसको लेकर गए, उसके बाद जब आई है ये वापस, तब भी मिसलीड कर रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, दोबारा से झूठ बोल के कि इनका किडनैपिंग हो गया था, इनको तो गाजीपुर में ड्रग करके छोड़ा हुआ है। तो इनका झूठ जो है, इनकी जो कॉन्स्पिरेसी जो है वो कोई और थी, वो काम कुछ और हुआ। लेकिन जैसे ही 3 अरेस्ट हुए, अगले दिन ये अपीयर हो गई। तो ये जो 17 दिन में एक्चुअली हुआ है वो तो अभी तक हमारे को पता चला ही नहीं है कि किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक इन लोगों ने प्लानिंग करी हुई थी कि बाद में क्या करेंगे। ये जब सामने आएगा, आई एग्री विद आभा मैम, सोनम डिजर्व्स डेथ पेनल्टी, नथिंग लेस देन दैट। तो हो सकता है कि इन्हें सजा मिले, डेथ पेनल्टी मिले, जो भी है। जैसे आभा मैम ने एक्सप्लेन किया कि कानूनी रूप से क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होंगी या किस तरह की सज़ा मिल सकती है। लेकिन सवाल अगेन उससे बड़ा है कि ये कि इनको सज़ा मिल जाएगी, हो सकता है कि 4 और लोग जो कभी इस माइंडसेट के हों। लेकिन ओवरऑल हमारे माइंडसेट को क्या हुआ, क्यों हमारे समाज में इतनी विकृति आ गई है कि हम इस तरह के रिश्तों में जान लेने पे उतर आए हैं। इतनी तो बोलने की आज़ादी अभी है, और मैं मानता हूँ कि नहीं है तो लानी पड़ेगी,
क्योंकि ये विकल्प नहीं हो सकता। कानून अपनी जगह बन जाएंगे, बहुत कठोर होंगे, आप और 20 लोगों को फांसी पे लटका दें, सजा दे दें, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ दिमाग से चल रहा है वहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, क्यों इस तरीके की आप पोजीशन में आप पहुंच रहे हैं, क्यों आप एक लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। बहुत कुछ दिन पहले हमने एक सुसाइड वाले शो पे बात की थी, वहाँ मेल सुसाइड हुआ था, तो क्यों आप वहाँ तक जा रहे हैं, क्यों आपके अंदर वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, आप चाहे लाइन के इधर खड़े हों चाहे उधर खड़े हों, वो लॉस्ट हो रही है, वो कैसे वापस आएगी, वो शायद एक ज़्यादा बड़ा प्रश्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिर भी आप तीनों मेहमानों का आज इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।